Welcome students once again. Let's do some comprehension passages of the poem Aunt Jennifer's Tiger. You can pronounce this word aunt as well as aunt. Okay, its British pronunciation will be aunt and its US pronunciation will be aunt. So I am going to pronounce it as aunt now. Aunt Jennifer's Tiger. Aunt Jennifer's Tigers. This poem is written by Adrienne Rich. Comprehension passages will give you a deep and clear understanding of the poem. तो comprehension passages से आपकी poem की जो understanding है वो और ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी. Passage number 1. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizen of a world green. They don't fear the man beneath the tree. They pace in sleek, silveric certainty. Question number 1. Name the poem from which this passage has been taken. आपने पोएम का नाम बताना है और पोएट का नाम बताना है जिसने इस पोएम को लिखा है और जिस पोएम से ये पैसेज लिया गया है. The name of the poem from which this passage has been taken is Aunt Jennifer's Tiger. उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन अलग से बना दिया. Who wrote this poem? ये पोएम है वो किसने लिखी है? तो एड्राइन रिच wrote this poem. ये पोएम एड्राइन रिच ने लिखी है. थर्ड क्वेश्चन. What does the expression Aunt Jennifer's Tiger imply? तो जो एक्सप्रेशन आ रहा है ऊपर आंट जेनिफर्स टाइगर्स फर्स्ट लाइन में ही आ रहा है या टाइटल जिसको कह सकते हो वहां पर ये आ रहा है. तो इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर या टाइटल कह लो. तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको जो वर्ड्स या फ्रेजेस पोएम से लिए जाते हैं उनको आपको कोट करना होता है. कोमाज में ही लिखते हैं हम उनको, जैसे ये कोट किया हुआ है. ओके, और उसको हम इटैलिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन इटैलिक्स आप नहीं कर पाओगे पेपर के अंदर. तो इसको ऐसे लिखेंगे. इट मीन्स द टाइगर क्रिएटेड बाय एंट जेनिफर ऑन द पैनल. तो एंट जेनिफर्स टाइगर का मतलब है आंट जेनिफर टाइगर ने जो टाइगर्स पैनल के ऊपर जो क्लॉथ के ऊपर पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर बनाए हैं, या तो उनका वो मतलब है या फिर और द पोएम्स रिटन बाय द पोएटेस, या फिर एड्राइन रिच ने जो पोएम्स लिखी है उसका डीपर मीनिंग ये बनता है. थर्ड क्वेश्चन. वाई आर द टाइगर्स रेफर टू एज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन? टाइगर्स को ग्रीन पार्ट का, ग्रीन संसार का निवासी क्यों बोला है? डेनिजन्स का मतलब होता है इनहिबिटेंट्स. इट मीन्स इट इज बिकॉज टाइगर्स आर ए सिंबल ऑफ एनिमल इंस्टिंक्ट्स. इसका मतलब ये होता है कि टाइगर है वो एनिमल्स की जो नेचुरल टेंडेंसी होती हैं उनका प्रतीक होते हैं. दे आर ए सिंबल ऑफ एन इविल, वो बुराई का प्रतीक होते हैं. एंड मेल डोमिनेंस, और जो मेल होता है वो हमेशा ही फीमेल पर डोमिनेट करके रखता है, उसके ऊपर हावी रहता है, वो इस बात का प्रतीक होते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट डज टाइगर प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन सिंबलाइज? टाइगर्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर या पैनल के ऊपर बड़े ही चमकते हुए, बड़े ही शानदार तरीके से उछल कूद करते हुए दिखाए गए हैं. इसका क्या प्रतीक, ये किस बात का प्रतीक है? टाइगर प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन इज ए सिंबल ऑफ द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम. वो अपनी आजादी को मना रहे हैं वहां पर, वो बिल्कुल आजाद हैं. वाइल एंट जेनिफर और आंट जेनिफर इज सबड्यूड बाय हर हस्बैंड. लेकिन आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड के द्वारा उसको दबाया जाता है, उसको आजादी नहीं दी जाती जो वो आजादी चाहती है. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द पेस इन स्लीक सिल्वेरिक सर्टेनिटी. आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि इसका इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है. तो ये एक्सप्रेशन क्योंकि पोएम से लिया गया है इसलिए हमने इसको कोमास में लिखा हुआ है. तो आंसर रहेगा इट मीन्स द मूवमेंट्स ऑफ द टाइगर आर मैजेस्टिक. टाइगर्स की जो मूवमेंट्स होती हैं वो बड़ी ही मैजेस्टिक, शानदार होती हैं, एलिगेंट होती हैं. एलिगेंट्स भी मैजेस्टिक होता है, एक्सक्विजिट कह सकते हैं हम. एंड श्योर, वो बड़े आश्वस्त होते हैं.
दे मूव अहेड अनडेटेड बाय एनी ऑब्स्टिकल, वो बिना किसी रुकावट के ही आगे बढ़ते जाते हैं। कमिंग टू पैसेज नंबर 2, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो सेकंड पैसेज है ये। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो दिस एक्सप्रेशन सिंबलाइजेज मेल अथॉरिटी एंड पावर। ये एक्सप्रेशन इस बात का प्रतीक है कि जो मेल होता है उसके अंदर ही पावर होती है, ताकत होती है, या वही अपनी अथॉरिटी या आदेश चलाता है। इट मीन्स मैट्रिमनी बाइंड्स ए वुमेन फिजिकली एंड मेंटली। इसका मतलब ये होता है कि जो औरत होती है शादी के बाद वो शारीरिक और मानसिक तौर पर बन जाती है। आफ्टर द मैरिज ए वुमेन बिकम्स द पोजेशन ऑफ हर हस्बैंड। शादी के बाद एक औरत अपने पति की ही संपत्ति बन के रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू आंट जेनिफर्स हैंड और फिंगर्स एक ही बात है, हैंड्स और फिंगर्स फ्लटर थ्रू हर वूल। एंट जेनिफर्स की जो हाथ है या उसके जो उंगलियां हैं वो वूल से काम करते हुए वूल को उस पैनल से या उस कपड़े से आर पार करते हुए कांपती क्यों है। फ्लटर का मतलब होता है ट्रेम्बल करना। एंड जेनिफर इज ए विक्टिम ऑफ जेंडर ऑपरेशन। एंड जेनिफर है, आंट जेनिफर कह सकते हो। आंट जेनिफर एक जेंडर ऑपरेशन का, दमन का शिकार है। वो विक्टिम का मतलब शिकार होता है, ऑपरेशन का मतलब एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का शिकार है। औरत होने के नाते उसका शोषण किया जाता है। सो हर फिंगर्स आर वीक, इसलिए उसकी उंगलियां या उसके हैंड है वो कमजोर है। दैट इज वाई हर हैंड्स कैन नॉट पास द नीडल थ्रू द पैनल। इसी कारण से वो अपनी आइवरी नीडल को पैनल से पास नहीं कर सकती, उसमें से गुजार नहीं सकती, कपड़े से गुजार नहीं सकती। शी हैज बिकम नर्वस ड्यू टू हर मेंटल टॉर्चर पेन होती है, वो बहुत ज्यादा नर्वस रहती है क्योंकि उसका मानसिक उसको पीड़ा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज शी फाइंड इट हार्ड टू पुल द आइवरी नीडल। किस कारण से जेनिफर या आंट जेनिफर उस पैनल से, उस कपड़े के टुकड़े से नीडल को आर पार नहीं कर पा रही है। इट इज बिकॉज शी इज सप्रेस्ड अंडर द वेट ऑफ मेल डोमिनेंस। इस कारण से क्योंकि उसको दबाया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर शादी का जो बोझ है वो डाला गया है। सो शी हैज बिकम वीक एंड नर्वस, इसी कारण वो वीक, कमजोर और नर्वस रहती है। दैट इज वाई शी फाइंड इट हार्ड टू पुल द आइवरी नीडल थ्रू दी पीस ऑफ पैनल। और इसी कारण से वो उस कपड़े के पीस में से नीडल को अंदर आर पार नहीं कर पा रही है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन, वो कौन सा वर्ड है जिसका ये मतलब बनता है। तो ये कोई भी वर्ड आ सकते हैं, कोई 2 वर्ड आ सकते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हाफ मार्क का हो जाएगा। ओके, तो आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो हैवी का मतलब मैसिव, ओके, हैवी वर्ड का मतलब मैसी होता है, मैसिव। मैरिज वेडिंग होता है, कंट्रोल्ड मास्टर्ड बाय होता है। स्क्रीन का मतलब पैनल होता है और बोल्ड का मतलब शिल्वेरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पोएम एंड इट्स पोएट। आपको पोएट और पोएम का नाम बताना है। द नेम ऑफ द पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स एंड इट्स पोएट इज, और पोएटेस इज एड्राइन रिच। तो आपको ये कॉमास के अंदर है वो करना होगा। एंड जेनिफर्स टाइगर। नाउ कमिंग टू पैसेज नंबर 3, लास्ट पैसेज ऑफ दिस पोएम। When Aunt is dead, her terrified hand will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So this stanza is most important from examination point of view. Question number 1. What is Aunt Jennifer's death symbolic of? Aunt जेनिफर की जो मौत है वो किस बात का प्रतीक होगी? आंट जेनिफर्स डेथ इज सिंबॉलिक ऑफ हर कंप्लीट सबमिशन टू हर हस्बैंड। आंट जेनिफर की जो मौत होगी वो इस बात का प्रतीक होगी कि उसने अपने पति को अपने आप को समर्पित कर दिया है, पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा? जो फर्स्ट लाइन है
उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच या पोइटिक डिवाइस है वो कौन सा है? द पोएटेस यूज ट्रांसफर्ड एपिथेट, तो इसके अंदर है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है वो यूज किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन टेरिफाइड हैंड। आपने टेरिफाइड हैंड्स को एक्सप्लेन करना है। इट मीन्स इवन आफ्टर हर डेथ शी वुड नॉट बी एबल टू लिबरेट हर सेल्फ फ्रॉम द चेन्स ऑफ हर हस्बैंड। इसका मतलब ये है कि उसकी मृत्यु के बाद भी वो अपने आप को अपने पति से आजाद है वो नहीं कर पाएगी। यहां पर आपको कोमास है वो लगा लेना है क्योंकि ये कोट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज रिंग्ड विद ऑर्डियल्स इम्प्लाई। तो आपने रिंग विद ऑर्डियल इम्प्लाई का मीनिंग बताना है। इट मीन्स द मैरिज गेव मैनी मिजरीज टू हर। इसका मतलब ये होता है कि शादी के कारण उसको बहुत सारी परेशानियां हुई आंट जेनिफर को। द वेडिंग रिंग विल बी ऑन हर हैंड टिल हर डेथ। और ये जो वेडिंग रिंग उसको मिला है उसके पति से, उसको ये उसके हाथ पर तब तक रहेगा जब तक कि उसकी मृत्यु है वो नहीं हो जाती। और क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड। ओके, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो इट मीन्स आंट जेनिफर्स पोएम विल सर्वाइव इवन आफ्टर हर डेथ। आंट जेनिफर के द्वारा या पोएटेस के द्वारा लिखी हुई पोएम है वो उसकी मौत के बाद भी रहेंगी। हाउएवर द सोशल कंडीशन मे नॉट बी अफेक्टेड बाय देम। लेकिन जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो ज्यों की त्यों है वो बनी रहेंगी। सामाजिक परिस्थितियां इससे नहीं बदलने वाली। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइमिंग और राइम स्कीम ऑफ दिस पैसेज। आपने राइमिंग स्कीम नहीं लिखना, राइम स्कीम लिखना है। तो आपने इसको राइम स्कीम कर लो इसको। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पैसेज। तो आपने राइम स्कीम लिखनी है। तो लास्ट लाइन से राइम स्कीम हम बनाते हैं, लाई बाई मेड अनअफ्रेड। तो राइम स्कीम है वो ए ए बी बी है वो होने वाली है इस पोएम के अंदर। ए ए बी बी इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पैसेज। तो स्टूडेंट, दीज आर comprehension passages of this poem. I do hope that now you are able to understand the poem in a much better manner. Thank you very much for listening me and have a nice day.